साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, आज की कक्षा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा डाउरी हैरेसमेंट का दर्ज कराती है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द FIR इन्वेस्टिगेशन आप मूव करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए। कई बार ये होता है कि हमें एक क्लेवर प्ले करना होता है और अपनी वाइफ के साथ में हमें एक एग्रीमेंट करना होता है, जिसके तहत ये होता है कि हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और कोर्ट भी ऐसे प्रयासों को अप्रिशिएट करता है। अल्टीमेटली वाइफ का ये कंप्लेंट रहता है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे लेने नहीं आया डिस्पाइट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, और उसने धोखे से जो है बेल प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा कोई एग्रीमेंट है, उसका वॉयलेशन है, या उसकी कोई कंडीशन है उसका वॉयलेशन है। तो उस सिनेरियो में अगर वाइफ अपने आप को पीड़ित पक्षकार बता के कंप्लेंट दाखिल करती है और हमारी बेल कैंसिलेशन की मांग करती है और ये कहते हैं कि जो बेल इनको दी गई है वो धोखे से उन्होंने प्राप्त करी है, तो उस सिनेरियो में क्या ऐसी बेल निरस्त नहीं होगी, क्या ऐसी बेल खारिज हो जाएगी? इस विषय पर आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर दो शब्दों को लिखिए। सबसे पहले हेडलाइंस के अंदर डाउरी हैरेसमेंट केस कॉमा करके एंटीसिपेटरी बेल मीन्स अग्रिम जमानत। साथियों, जो बात मैं आज डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है ऑन द रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट। जजमेंट है दीक्षा कुमारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का, 2024 लाइव लॉ झारखंड, पेज नंबर 86 ईयर्स का साइटेशन है। साथियों, इस मामले में वाइफ का कहना यह था कि हस्बैंड के विरुद्ध मैंने एक केस दाखिल किया और उसमें धोखाधड़ी करते हुए हस्बैंड ने जो है एंटीसिपेटरी ले ली। उसका कहना यह था कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये भी थी कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी, पर मेरा पति एंटीसिपेटरी बिल लेने के बाद मुझे लेने नहीं आया। उसने उस कंडीशंस का बिल्कुल ब्रीच किया है, जिस कारण उसकी जो एंटीसिपेटरी बेल है इट इज़ लायबल टू बी कैंसिल्ड। और उसने सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 CRPC के तहत जो है आवेदन किया। साथियों, यहाँ पर सरकार की ओर से ये आपत्ति आई थी कि प्राइवेट काउंसिल मीन्स जो लड़की का वकील है उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है टू मूव सच टाइप ऑफ बेल एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, बिकॉज थर्ड पार्टी हैज़ नो लोकल स्टैंडर्ड टू मूव सच टाइप ऑफ बेल एप्लीकेशन। तो उसने ये ऑब्जेक्शन जो है VMT रेज की है। साथियों, इस मामले में जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट था वहाँ तक ये स्टैंड जो है लिया गया, ऑर्डर को जो है चैलेंज किया गया सब्सिक्वेंटली हायर कोर्ट ने, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था ये कहते हुए कि कैंसिलेशन ऑफ बेल का जो प्ली है वो तभी सस्टेनेबल होगा जब कोई मिसयूज़ ऑफ बेल लिबर्टी है, या इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या एविडेंस को टेम्परिंग किया जा रहा है, या जस्टिस सिस्टम से फ्ली हमें हुआ जा रहा है, या ऐसी कोई स्थिति आ रही है कि कॉपरेशन नहीं कर रहा है आरोपी पुलिस के साथ में। जब तक ऐसे कोई अवर्मेंट फाइल पे नहीं है फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन विच आर साइन गॉन ऑन मीन्स मैंडेटरी एज पर सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 ऑफ CRPC, तब उस कंडीशन में वहाँ पर बेल को निरस्त नहीं कर सकते। साथियों, यहाँ पर बार बार इमोशनल वे में जाकर कोर्ट को कन्विंस करने का यही प्रयास किया गया कि मेरा पति धोखा कर चुका है कोर्ट के साथ में भी और मेरे साथ में भी धोखा करते हुए उसने बेल ली है। अल्टीमेटली उसकी जो बेल लिबर्टी है, बेल रेमेडी है, इट इज़ नथिंग बट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, उसने एक प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया, उसको मिसयूज़ किया और अल्टीमेटली रेमेडी जो है उसने प्राप्त कर ली। तो उसका जो कॉन्डक्ट है वो डेलिबरेट है एंड दैट्स व्हाई इज लायबल टू बी पनिश्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रूल ऑफ इक्विटी भी ये कहता है कि यदि आप बिफोर कोर्ट आ रहे हैं तो आपके हैंड्स जो है वो क्लीन होने चाहिए, उस पर किसी भी तरह का मेलाफाइट एक्ट आपके पार्ट में नहीं होना चाहिए। साथियों, कुछ जजमेंट्स में जो है रिलाई किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट जो रिलाई किया गया वो था बोरी बाई बनाम स्टेट ऑफ MP का, जिसका साइटेशन है 2022 SCC ऑनलाइन पेज 1179। फर्दर है अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, ये जजमेंट है 16/6/2023 का। एक जजमेंट है प्रितपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2021 SCC ऑनलाइन पेज 123। इन तीनों ही जजमेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम को डील विद किया गया है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन है भी और उसका ब्रिच है या उसे कंप्लाई विद नहीं भी किया गया है तो इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल। साथियों, इसके अलावा ज्योत्सना शर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का महत्वपूर्ण निर्णय 1/4/2022 का, उसमें भी इस प्रिंसिपल को जो है डिस्कस किया गया है। और उसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर बेल कैंसिलेशन के लिए मूव करना है प्रोसिक्यूशन को तो कुछ शर्तों पे ध्यान देना होगा। नंबर 1 कि इंडल्जमेंट क्या है क्रिमिनल एक्टिविटी में अक्यूज का, और कोर्ट ने क्या ध्यान नहीं देते हुए उसको जो है बेल दी है, इस पॉइंट को आपको इम्फेसाइज अर्ज करना है और टेक्निकल कोर्ट को कन्विंस करना है। दूसरी बात,
जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन है उससे वो कैसे इंटरफेयर कर रहा है, मीन्स जो प्रगति इन्वेस्टिगेशन की क्या वो उसको हैम्पर कर रहा है। तीसरी बात, जो मेटल विटनेसेस हैं, एविडेंसेस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है चाहे वो ऑक्यूलर है, क्या उसको टेम्पर विद कर रहा है, क्या किसी गवाह को थ्रेटन कर रहा है, या किसी ऐसी ही एक्टिविटी में या किसी ऐसे ही क्राइम में वापस से इंडल्ज हो गया, या वो सिस्टम से भागने का प्रयास कर रहा है, मीन्स विदेश भागने का प्रयास कर रहा है, या इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई नॉन कॉपरेशन है, या छुपने का प्रयास कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कंसीलमेंट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ जस्टिस। जब तक ऐसी स्थितियाँ नहीं होंगी तब तक हम बेल को निरस्त नहीं कर सकते। इसके अलावा कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में दौलत राम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1995 वॉल्यूम 1 SCC पेज 349, विमान चटर्जी बनाम एस चटर्जी 2004 वॉल्यूम 3 SCC पेज 388 पर भी जो है रिलाई किया। तो कुल मिला के इस जजमेंट से हमें एक बात समझने को मिलती है कि जब भी आपका आपकी वाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और उस कॉम्प्रोमाइज़ को कोर्ट में दाखिल करते हैं और उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत आपको कोई लिबर्टी या कोई रेमेडी मिलती है और सब्सिक्वेंटली वाइफ का ये प्ली होता है कि मेरे हस्बैंड ने धोखा किया है, कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, तो उस सिनेरियो में अगर वो कैंसिलेशन ऑफ बेल का प्रार्थना पत्र लेके आती है तो वो मेंटेनेबल नहीं होगा, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। दूसरी बात यह कि अगर उसको कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव करना है एज पर सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC, तो उसको कुछ पैरामीटर पे जोर देना होगा। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि जो एक्टिविटी है या जो क्राइम हुआ है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसा इन्वॉल्वमेंट जिसके बारे में तर्क को रखा गया पर तर्क जो है कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ अपील ने कंसिडर नहीं करा और उनको ओवरलुक करते हुए जो है बेल दी है। दूसरी बात, ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, ऑफेंस कितना सीरियस है उसको देखना है। तीसरी बात है कि टेम्पर पे हुआ है एविडेंस या नहीं हुआ है। चौथी बात है कि थ्रेटनिंग रिकॉर्ड पे है या नहीं है। पांचवी बात है कि फ्ली अवे सिस्टम से वो हो जाएगा या नहीं होगा अगर बेल की लिबर्टी दी गई। उसके अलावा कॉपरेशन, उसके अलावा कंसीलमेंट, मीन्स क्या प्रयास कर रहा है बचाने का अपने आप को फ्रॉम प्रोसेस ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें बेल को जो है देखा रहता है। तो कुल मिला के साथियों, अगर आप एक पति हैं, आपने अपने पति से राजीनामा करा है, उसके बेसिस पे आपने बेल मूव करी है और बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ का फॉलोअप नहीं करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ में कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि भाई मैं साथ रखूँगा या मैं साथ रहना चाहता हूँ या मेरी वाइफ के साथ जो मेरे मन मुटाव थे वो ख़त्म हो गए, अब हम साथ रहेंगे, ऐसी कुछ बातें उसमें लिखी हुई, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इवन कंडीशन फॉर मेंटेनेंस भी है, उसको फुलफिल तक नहीं करते हो, देन इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, रादर देन इट में बी अ ग्राउंड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो अलग बात है। बट मेन बात ये कि आप इस ग्राउंड पर बिल्कुल ना डरें कि आपकी बेल जो है वो निरस्त हो जाएगी, या हमें बेल निरस्तीकरण का सामना करना होगा या हमें अल्टीमेटली जो है वो जेल जाना होगा आफ्टर गेटिंग अ बेल। तो अंत में हम ये बात कह सकते हैं कि पैरामीटर फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल आर क्वाइट डिफर फ्रॉम कैंसिलेशन ऑफ बेल। कि बेल अगर एक बार ग्रांट हो गई, जब तक कि सारे पैरामीटर जो कि सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC में लिखे हुए फुलफिल नहीं होते हैं, तब तक कोई भी नुकसान जो है अक्यूज्ड का कोर्ट नहीं कर सकती है। पॉजिटिव एविडेंस शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक ने आपको एनलाइटन किया होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।